ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स कंपोनेंट। तो हम सबसे पहले फिशन रिएक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो रिएक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें कुछ फ्यूल डालते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। एनर्जी को हम बॉयलर के पास लेके जाते हैं, बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है, स्टीम हमारी टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। तो काम सारा यही है, बस डिवाइस चेंज करते रहेंगे, फ्यूल चेंज करते रहेंगे, हमारा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हीट के टर्म में, बॉयलर पे ले जाएंगे, बॉयलर स्टीम प्रोड्यूस करेगा, टरबाइन घुमाएंगे स्टीम से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ हमारा क्या होता है कि हम ये करेंगे, डिवाइस चेंज करेंगे, फ्यूल चेंज करेंगे। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की इसके केस में फ्यूल होता है हमारे पास यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। डिवाइस हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। अब फ्यूल की बात करें, फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये हम सीधे तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते, तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन जैसे वो मटेरियल फिसाइल है, फर्टाइल, दो तरीके का होता है। फिसाइल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली फिशन रिएक्शन में जा सकता है, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239। ये 239 वाला, ये 233 वाला यूरेनियम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फिसाइल एलिमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली उसमें चला जाता है, ये फिसाइल रिएक्शन में चला जाता है। फर्टाइल की बात करें, फर्टाइल वो कहते हैं वो एलिमेंट होते हैं, वो फ्यूल होता है जो डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, डायरेक्टली फिशन रिएक्शन में नहीं जाता, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम 238 डायरेक्टली हम फिशन रिएक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फिशन रिएक्शन में, लेकिन हम उसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूटोनियम 239 में। देखो एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, ये 239 बन गया। थोरियम 232 को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्टाइल होता है, इसे एक न्यूट्रॉन ऐड करा, यूरेनियम 233 बना लिया। ठीक है, फिर अब ये नेचुरली हमें मिलेंगे, हम ये तो हमें नेचुरली हमें मिलना चाहिए। नेचुरली हमें कहाँ क्या मिलता है, हमें यूरेनियम मिलता है नेचुरली, जिसका कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है, 238 होता है 99%, यानी कि ये होता है हमारे पास में फर्टाइल। ये होता है फिसाइल 235 जो मिलता है 0.72%। ठीक है, ये होता है हमारे पास में फर्टाइल। और ये होता है हमारे पास में 234 भी मिलता है, इसके पास ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास में फिसाइल होता है, लेकिन इसके बस इतना अमाउंट मिलता है, तो हमें ये नेचुरली मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है नेचुरली एक्सट्रैक्ट करने का, क्योंकि बहुत कम अमाउंट मिलेगा और इकट्ठा करते करते पसीने छूट जाएंगे हमारे। ठीक है, प्लूटोनियम भी ये सेम ही होता है, बस नेचुरली बहुत ट्रेसेस में मिलता है हमें, तो हमें इसको नेचुरली नहीं बनाते, आर्टिफिशियल तौर पे बनाते हम इसका इस्तेमाल करके, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम 239 बनाते आर्टिफिशियली। थोरियम हमें बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में पड़ा नेचुरल में, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बड़े पाइल पड़े हुए हैं, लेकिन हम क्या है, ये क्या है, ये मटेरियल कैसा है, ये फर्टाइल मटेरियल है, ये थोरियम 232। ठीक है, डिवाइस की बात करूँ तो डिवाइस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके हमारे पास में क्या होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोलिंग रॉड होती है, फ्यूल होता है, और ये बाहर घूम रहा है वो हमारे पास में क्या है, कूलेंट होता है। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमने एक न्यूट्रॉन मारते हैं फ्यूल पे। फ्यूल जैसे हमारे पास में यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये रखे होते हैं, इस फिसाइल मटेरियल रखा होता है इसके अंदर, इस हम एक न्यूट्रॉन मारते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होती है, बाय प्रोडक्ट बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, एनर्जी बनती है। ये होता है हाई स्पीड नहीं होता, एक मॉडरेट स्पीड पे होता है, जिसको रिएक्शन को ज़्यादा हाई स्पीड होगी तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा लो स्पीड होगी तो भी काम नहीं चलेगा, मॉडरेट स्पीड चाहिए होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। ये जाती है। मॉडरेटर का काम क्या होता है, वो ये 2-3 न्यूट्रॉन निकले, इनको स्लो डाउन करता है, ताकि अगले वाले पे जब ये वाले हाई स्पीड वाले जो होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनको स्पीड को स्लो डाउन करता है, और अगले वाले फ्यूल पे लगने के लिए, जैसे ये उसी के अंदर होगा, फ्यूल पे लगेगा और तो स्टार्ट करेगा क्या, रिएक्शन। कंट्रोल रॉड क्या होती है, ये रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, डिक्रीज द रेट ऑफ वो चेन रिएक्शन।
अब क्या होगा, हमें बढ़ानी है तो इसको कंट्रोल रॉड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना कर पाए और अच्छे से फ्यूजन रिएक्शन चलती रहे। कंट्रोल जब लगेगा कि अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है, तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये बाकी के एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और चेन रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो चेरनोबिल में यही हुआ था, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई उन्होंने ये स्टार्टिंग में चलने दिया, कंट्रोल रॉड इंसर्ट करी, वो फेल हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन को करने के लिए। फिर वो मल्टीपल होते गए और वो चेन रिएक्शन फिर किसी भी कंट्रोल रॉड से स्टॉप करने लायक बची नहीं। इसलिए वो चेरनोबिल वाला ऑफ ये जापान में जो क्या नाम था जगह का, मैं भूल गया, वो वाली जगह थी, अरे नाम भूल गया हूँ मैं, पर चेरनोबिल वाला रिएक्शन ऐसे ही ख़राब हुआ था जब कंट्रोल रॉड फेल हो गई थी उसको कंट्रोल करना। तो पूरा प्रोसेस क्या है, न्यूट्रॉन जाएगा, फ्यूल पे लगेगा, वो 3 न्यूट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मॉडरेटर उन 3 न्यूट्रॉन को स्लो करेगा ताकि वो आगे वाली रिएक्शन में काम आए, फिर वो रिएक्शन चलेगी और इसका रेट बढ़ता जाएगा। अब इसका रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम कंट्रोल रॉड से करते हैं, एब्जॉर्ब करता है, इसका काम करता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। जब हमें रिएक्शन को बढ़ाना है तो हम इसको पीछे हटा लेंगे, और है ना इसको कम करना है तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर, कोर के अंदर, ठीक है। अब जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बाहर देखो ये पानी सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ उसके, ये होता है कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है, जो अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द कोर, ये कोर है इसका टेम्परेचर रिड्यूस करना, और ट्रांसफर द हीट टू द बॉयलर। जो ये गर्म होगा पानी कूलेंट करते हुए, इसको लेके जाएंगे इधर, तो ये बॉयलर है, बॉयलर से होकर निकलेगा, इधर से निकलेगा, एंटर होगा हॉट वाटर जो बॉयलर को गर्म करेगा, बॉयलर से स्टीम बनेगी और स्टीम से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इधर से ये ठंडा पानी आएगा फिर से। तो ये सर्कुलेट करता रहता है इस तरीके से, जिससे कोर का टेम्परेचर स्टेबल रहता है और हमें एनर्जी मिलती रहती है बॉयलर से। बॉयलर स्टीम में कन्वर्ट करता है, स्टीम से हमें टरबाइन घुमाता है, टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब हमारे पास में टाइप ऑफ डिवाइस की बात करनी है। तो जैसे हमारे पास में डिवाइस क्या होते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में फ्यूल का इस्तेमाल होता है यूरेनियम 233 + 235। ये नेचुरल यूरेनियम होता है, ठीक है, नेचुरल स्टेट में डाल सकते हैं इसमें यूरेनियम 235। इसमें परसेंटेज हमें चाहिए होती है बस इतनी 0.7% के आसपास, जो हमें नेचुरली मिल जाती है, यानी कि हम सीधे मिट्टी से उसे उठाएंगे, इस रिएक्टर के अंदर डाल सकते हैं। ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मॉडरेटर जो किसको कहता है, न्यूट्रॉन को स्लो करता है, उसके क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर, ठीक है, इसीलिए होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, और ये प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है। और इसमें भी कूलेंट भी ड्यूटेरियम यूज़ होता है, सॉरी प्रेशराइज होता है, वो ये वाला होता है, कूलेंट वाला पानी होता है वो प्रेशराइज्ड होता है, वो सॉरी प्रेशराइज्ड होता है ये वाला, जिससे ना न्यूट्रॉन स्लो डाउन होता है, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में ये प्रेशराइज्ड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास में, प्लूटोनियम 239 हमें मिलता है इसमें से। यूज़ किसी करके कमर्शियल पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं क्या, उसमें हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं प्लूटोनियम 239 + यूरेनियम 238, ठीक है। ये कोर के अंदर होते हैं, बाहर से कोटिंग करी जाती है थोरियम 232 की, ठीक है। इसमें मॉडरेटर का कोई काम नहीं होता, सीधे रिएक्शन स्टार्ट करी जा सकती, स्लो डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। कूलेंट का इस्तेमाल करा जाता है लिक्विड सोडियम का, ठीक है। अरे हाँ, ये मैं ये बताना भूल गया कि जो कूलेंट ये कंट्रोल रॉड होती हैं, ये बोरियम, इंडियम और ये कैडमियम इनकी बनी हुई होती हैं, याद रखना, मैं लिख दूंगा बाद में। कूलेंट होता है, इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये मोर 239 प्रोड्यूस करता है, 239 मोर प्रोड्यूस करता है देन इट्स कंज्यूम। जितना डाल ले रहे हैं उससे ज़्यादा 239 प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई हम इसे ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, ब्रीड कर रहा है, ठीक है। प्लस इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यूरेनियम 233, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। अब आते हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है थोरियम 232 + यूरेनियम 233, ठीक है। इसमें जो मॉडरेटर इस्तेमाल होता है हैवी वाटर इस्तेमाल होता है,
और जो कूलेंट होता है वो नॉर्मल वाटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये कहता है इससे प्रोड्यूस क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है मोर यूरेनियम 233 देन इट्स कंज्यूम। ठीक है, इसे ब्रीडर रिएक्टर भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं फास्ट ब्रीडर, इसे बोलते हैं ब्रीडर। फास्ट ब्रीडर किस लिए, ये जितना प्लूटोनियम डालना है इसके अंदर उससे ज़्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है। इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों, जितना ये यूरेनियम 233 हम इसमें डालना है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यूज़ फॉर इसका क्या होगा, इंडिया का ये थोरियम रिजर्व्स हैं, इसको इस्तेमाल करने में काम आएगा। ठीक है, अगर हमने ये वाला सस्टेन बना लिया तो। ये होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, इसमें क्या होता है यूरेनियम चाहिए होता है लेकिन इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। अब इनरिच्ड का क्या मतलब होता है वो आगे देखेंगे। ये 3 से 5% वाटर इस्तेमाल होता है एज अ मॉडरेटर, और वाटर ही इस्तेमाल होता है प्रेशराइज वाटर, कूलेंट में प्रेशराइज होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे किस में, वाटर ही। ये काम आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, और कहते हैं ना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी ये तो काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। बॉइलिंग वाटर रेडियो एक्टिव वेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इसमें क्या होता है, 2 से 4% क्या होता है, 4% हमें चाहिए होता है यूरेनियम 235 यानी इनरिच्ड। पानी इस्तेमाल होता है मॉडरेटर के लिए, और इसमें बॉइलिंग वाटर इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के लिए। ठीक है, अब बॉइलिंग वाटर है तो कूलेंट किसमें, तो हम इसमें बताएंगे। दूसरी चीज़ होती है एडवांस रिसर्च चाहिए। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिसिटी और रेडियोएक्टिव वेस्ट हो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर अब देखेंगे ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल क्या होती है। ओपन साइकिल वो होती है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो अगर हम नेक्स्ट इस्तेमाल ना करें, कहीं इस्तेमाल ना करें अगली साइकिल में या कहीं, तो वो वेस्ट होगा, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। बाय प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल नहीं करें, वी डू नॉट यूज द प्रोडक्ट ऑफ एनी मोर। क्लोज साइकिल क्या होती है, हम उस प्रोडक्ट का दूसरी साइकिल में इस्तेमाल कर ले, बेकार ना जाने दें। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेंट फ्यूल। क्लोज साइकिल रिएक्शन होती है ओपन साइकिल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हमने बनाया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का इस्तेमाल करा, प्रोडक्ट बना प्लूटोनियम 239, हमने उसे यूज़ करा इसमें प्रेशराइज्ड ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इससे प्रोडक्ट बने क्या, प्लूटोनियम 239 जिसको हम वापस से इसी में यूज़ करेंगे, और क्या बनेगा यूरेनियम 233 जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अगली साइकिल में। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया। 239 इससे ये बना, यहाँ पे मोर 233 बना, जितना हमने डाला फिर उसको उसी में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस्तेमाल करने लगे। ये वाली जो ये है हमारे पास में पहले तीसरे दूसरे, इसे बोलते हैं क्लोज साइकिल। हम बनने वाला प्रोडक्ट को अगली स्टेज में यूज़ कर लें, यानी कि तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेंट फ्यूल, यूरेनियम स्पेंट फ्यूल। ठीक है, स्पेंट फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, रीप्रोसेसिंग। इसके बाद में ये रीप्रोसेसिंग करते हैं, इसकी इस्तेमाल करने, डायरेक्ट डाल नहीं सकते, रीप्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बना, इसको रीप्रोसेस करा, इस वाली स्टेज में यूज़ करा, ये बना, इसको रीप्रोसेस करा, इस वाली स्टेज में फिर से डाल दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल के ये प्रेशराइज हैवी वाटर प्रोडक्ट बना, रेडियो एक्टिव वेस्ट आगे इस्तेमाल कराई नहीं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर बना, रेडियो एक्टिव वेस्ट आगे इस्तेमाल कराई नहीं, तो इसे बोलते हैं ओपन साइकिल। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट देखेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, जो किसी भी सैंपल में यूरेनियम 235 का परसेंटेज इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उसका एनरिचमेंट हो गया है। ठीक है, तो हमें नेचुरली हमें मिलते हैं यूरेनियम, ये 238 मिलता है 99.284%, यूरेनियम 235 मिलता है 784, यूरेनियम 235 0.05%। ठीक है, तो ये ट्रेस है, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये हमारा फर्टाइल होता है, ये फिसाइल होता है, ये हमारा फर्टाइल होता है, तो ये भी काम करेंगे, तो हमारा सारा खेल होगा इसका। अगर हम इस फिसाइल मटेरियल की परसेंटेज इंक्रीज कर पाए इस सैंपल में, तो उसे बोलते हैं इनरिचमेंट करना उस यूरेनियम का। ठीक है, इनरिचमेंट होता कैसे है, पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस में क्या है कि मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो,
अब हमारे पास में मान लो एक क्लास में 2 गर्ल्स हैं और 98 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ तो इसमें क्या हो गया, ये 2% हो गई पूरी क्लास की गर्ल्स, ठीक है। अब मुझे ये परसेंटेज इंक्रीज़ करना है लड़कियों का, कि ये परसेंटेज इंक्रीज़, तो 2 मेथड है, या तो मैं दूसरी क्लास से लड़कियां लेके आके इसमें डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ ठीक है। तो इसका कोई मतलब बनता है कि मेरे पास में अगर दूसरा मेथड होता मुझे परसेंटेज बढ़ाने का, लड़के मुझे मिल रही होती, तो फिर क्या करता, ऐसा इसका कोई मतलब से रहता नहीं। तो ये मेथड भी हमारा गलत हो जाएगा। अब या तो अब मेरे पास में दूसरा मेथड बढ़ता है, यानी कि मैं 2 लड़कियां हैं 98 बॉयज़ हैं, इसमें से लड़कों को निकालना शुरू कर दूँ बाहर, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लास में लड़कियों का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जैसे पहले 2 लड़कियां 98 बॉयज़ थे तो लड़कियों का परसेंटेज था 2%, मैंने 2 लड़कियां रखी 48 बॉयज़ कर दिए, बाकी सारे लड़के निकाल दिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 4%, लड़कियां हो गई 4%। सेम मैंने 2 लड़कियां रखी 18 बॉयज़ रखे, तो ये लड़कियों का परसेंटेज हो गया 10%। अभी लड़कियां हैं 2 ही, लेकिन मैं लड़कों को निकालता जा रहा हूँ, जिससे लड़कियों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। सेम मैंने 2 लड़कियां रखी 8 बॉयज़ की क्लास में, तो क्या होता होगा 20%, पहले कहाँ 2% था, ठीक है, और बढ़ के 20% हो गया, इनरिचमेंट हो गया। सेम हम यूरेनियम के सैंपल के साथ में करते हैं, यूरेनियम 238 है और यूरेनियम 235 है, हम धीरे धीरे करके इसको निकालते रहते हैं धीरे धीरे, जिससे इसकी परसेंटेज अपने आप बढ़ जाती है सैंपल में, सही है। तो अगर हम क्या करते हैं, तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, वो धीरे धीरे करके है ना, वो हैवी वाले उसको होता है यूरेनियम 238 हैवी वाले मटेरियल को सेपरेट करके निकालता रहता है, मेथड करके, बस डिवाइस का नाम रखना सेंट्रीफ्यूज बोलता है, ठीक है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इनरिचमेंट के ये नेचुरली मिलता है 0.7%, तो नेचुरल वाला यूरेनियम किस में इस्तेमाल होता है, हमारा किस में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में। तो इंडिया को सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करता है, सीधे सैंपल उठाएगा डाल देगा। अगर इनरिच करके 0.9 से 1 से 2% कर लिया, तो वो रिसर्च रिएक्टर्स के काम आता है, सम ऑफ द नेवल रिएक्टर में भी काम आता है। इसको 3 से 5% कर लिया तो कॉमन लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, लो एनरिच्ड यूरेनियम। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20% तक होता है, ये लो एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं इसको। ये कमर्शियल पर्पसेस, सिविल पर्पसेस के लिए काम आएगा, रिसर्च के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, नेवल, इसके लिए इसके उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 20% से ज़्यादा इनरिच करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, 20% से ज़्यादा क्या हो जाता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम में आ जाता है, ठीक है। वेपन ग्रेड यूरेनियम में आ गया, यानी कि अब ये वेपन्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये 85 से 90% तक हमने यूरेनियम निकला, तो ये आता है न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला, न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम बन जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाई इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। अगर वो 20 से 90 तक है, 90 से ज़्यादा कर लिया हमने, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल होता है। इनरिच का प्रोसेस हमने समझ लिया है, किस तरीके से हम परसेंट रिड्यूस करते हैं यूरेनियम 238 वाले का, कैसे सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब देखो ये कई सेंट्रीफ्यूज की फैसिलिटीज़ है, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना, ईरान, जापान, इन सब के पास में अपनी खुद की वो हैं फैसिलिटीज़ हैं। इंडिया के पास में रेयर मटेरियल प्लांट है मैसूर में, जो इनरिचमेंट का प्रोग्राम देखता है। प्रोड्यूस लो इनरिच्ड फॉर द रिसर्च पर्पसेस एंड कहते हैं हाई इनरिच्ड फॉर द नेवल रिएक्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हम सिविल पर्पसेस के लिए तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हम नेचुरली अकरेंस जो यूरेनियम होता है वो डालते हैं, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट बनाते हैं। हमें तो लो इनरिच यूरेनियम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सिवाय सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए। लेकिन हम हाई इनरिच यूरेनियम लाते हैं क्यों, फॉर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए, वेपन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, एटॉमिक, ठीक है। इतना होता है काम, धन्यवाद। अब बात करेंगे फ्यूज़न रिएक्टर की। फ्यूज़न रिएक्टर कैसे होते हैं, सेम स्ट्रक्चर वही है, बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है, एक डिवाइस है, उसमें कुछ फ्यूल डाल रहे हैं,
एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बॉयलर के पास जा रही है, स्टीम जनरेट हो रही है, टरबाइन के पास ले जा रहे हैं, टरबाइन घुमा रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। काम वही है, डिवाइस बदल रहे हैं, फ्यूल बदल रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, 1s2 1s3 गैस के फॉर्म में। डिवाइस बोलते हैं हमारे पास में मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं टोकामैक। तो फ्यूल का इस बात करेंगे तो फ्यूल में हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप दोनों, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, जिसमें एक एक हाइड्रोजन, एक इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा, गैसियस फॉर्म में। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं इसको, तो ये दोनों कंबाइन होकर हीलियम बना लेते हैं 2H4, एक न्यूट्रॉन निकलता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन हमारे पास में, और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं बॉयलर पे, बॉयलर हमारे पास में स्टीम जनरेट करता है, स्टीम से हम टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो डिवाइस में काम क्या होता है, इन दोनों को लिया हमने गैसियस फॉर्म में, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे लेगा, तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया। प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है 10 टाइम्स द कोर ऑफ द सन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो कोई भी सब्सटेंस होल्ड नहीं करके रख सकता। तो इसे होल्ड करके कैसे रखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। और इतना ज़्यादा हम हीट और प्रेशर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जनरेट करते हैं। वही मल्टीपल रैपिडली चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक उससे, तो मटेरियल गर्म हो जाता है, प्रेशर करते हैं उसके पास में हम। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये दोनों क्या आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनता है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। वो जो न्यूट्रॉन निकला उसे हम किस में, लिथियम की ब्लैंकेट चारों तरफ से ओढ़ के रखा होता है, उससे जाके टकराता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। हम उसे बॉयलर पे लेते हैं, स्टीमर पे मारते हैं, टरबाइन पे मारते हैं, और ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन देखो इसमें कैच क्या है कि हम इनिशियली भी तो हीट दे रहे हैं, उसमें उसके लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है और जितनी हीट हमें मिल रही है, अगर मिलने वाली हीट कम है देने वाली हीट से, तो ये प्रोजेक्ट बेकार है। ठीक है, पर मिलने वाली हीट ज़्यादा है देने वाली हीट से, तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हमने भी टेस्ट किया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हीट मिलती तो हमें ज़्यादा है, लेकिन हम इसे इलेक्ट्रिक हीट देते रहें, प्रेशर मेंटेन करके रहें, इसके लिए जितनी एनर्जी खर्च होती है उतने सस्टेन करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है प्रोग्राम। तो ये काम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं सो मच टेम्परेचर ओनली द मैग्नेटिक फील्ड कैन होल्ड इट। एग्जाम्पल है, हम इंडिया में जो चल रहा है प्रोजेक्ट आदित्य टोकामैक अहमदाबाद में। ठीक है, इनर्शियल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, इसमें जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करा उसको प्लाज्मा को होल्ड करने और हीट प्रोड्यूस करने में, इसमें हम लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के ये हम गैसियस फॉर्म में नहीं, फ्यूल पैलेट्स की यानी कि छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में लेते हैं, उस पर लेज़र मारते हैं तो ये कंबाइन होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बना लेते हैं। तो फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, वही न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन को फिर लिथियम बेल्ट पे ले लेते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है वही। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें अगर लेज़र से रिएक्शन स्टार्ट करने में लग रही है, अगर उससे कम एनर्जी मिलेगी तो प्रोजेक्ट बेकार है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मिली तो ये तभी प्रोजेक्ट है। अब हमारे पास में 2 चैलेंज है, एक तो हमें प्रोजेक्ट में हीट ज़्यादा मिलनी चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, ये देते रहें कंटिन्यूस, ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, अगर हमने ये मेंटेन करके रख लिया तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक ये नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यूएसए में ये वाले एक्सपेरिमेंट देख रही है। धन्यवाद। अब हमें देखने हैं 3 प्रोग्राम, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, इंडिया का फ्यूज़न पावर प्रोग्राम। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब शुरुआत में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में हमने देखा कि हमारे पास में थोरियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। हमने मतलब होमी जहांगीर बाबा ने, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि हम तो फिर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे पास में ये तो अबेंडेंट में है। अब जब हमारे पास में कोई चीज़ अबेंडेंट पड़ी है उसका इस्तेमाल करेंगे हम, रेदर देन कोई इनरिचमेंट करना, यूरेनियम मंगाना, हमारे पास में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो होमी जहांगीर बाबा ने बहुत ही इंजीनियस आइडिया बनाया कि 3 स्टेज प्रोग्राम करते हैं जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, क्यों डायरेक्टली हम थोरियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारा फर्टाइल होता है।
डायरेक्टली फिशन रिएक्शन में जाएगा नहीं, पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए, उस कन्वर्जन के लिए हम 3 स्टेज प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। 3 स्टेज प्रोग्राम होता है। पहले तो ये सबसे पहले क्लोज साइकिल होती है। क्लोज साइकिल का मतलब हर एक स्टेज का फ्यूल हम अगले में से रीप्रोसेसिंग करके इस्तेमाल करेंगे, रीप्रोसेसिंग करके इस्तेमाल करेंगे। पहली स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है। पहली स्टेज में हम डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर करेंगे। दूसरी स्टेज में जो रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी स्टेज में यूज़ करेंगे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है ये, ठीक है। इसे W बना दे रहा हूँ जल्दी से, हाँ बस, हैवी वाटर रिएक्टर होता है। इसके बाद में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, काम कैसे चलता है, हम नेचुरल, देखो हमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में तो नेचुरल यूरेनियम उठाई, मिट्टी डाल दी, क्या हो गया, इसमें यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 235 चला जाएगा फिशन में और क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह वगैरह। ये यूरेनियम 238 है, ये प्रोड्यूस करेगा एक न्यूट्रॉन लगता है यूरेनियम 239, प्लूटोनियम 239, ठीक है। ये 238 से 239 हो गया, प्लूटोनियम बना लिया। अब ये इस्तेमाल करेंगे हम एज ए स्पेंट फ्यूल। कैसे, रीप्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और इसे अगली स्टेज में भेज दिया। अगली स्टेज में क्या होगा, कोर के अंदर तो हमारा क्या रहेगा, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 हमारे पास में पड़ा हुआ है अबेंडेंट में, क्योंकि ये फर्टाइल होता है। उसके साथ में डाला हमने यूरेनियम, ये जो हमने पिछली स्टेज में यूरेनियम प्लूटोनियम 239, और बाहर से कोटिंग करी उसकी थोरियम 232 की, जो भी हमारे पास में अबेंडेंट में है, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम 239 तो चला गया फिशन रिएक्शन में, इसने 2 बाई प्रोडक्ट करे, न्यूट्रॉन बनाए, एनर्जी बनाई। और यूरेनियम 238 बनाया प्लूटोनियम 239 में, ठीक है, गुड। और थोरियम 232 ने बनाया हमारे यूरेनियम 233, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए हमारे स्पेंट फ्यूल, ये जाएगा वापस से फिर से इसी रिएक्शन में और ये जाएगा अगली स्टेज में। तो ये हो गया हमारा स्पेंट फ्यूल सेकंड। ये स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अब देखो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से होगा। ये तो प्लूटोनियम जितना हम डाल रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम इसे इसमें डालेंगे, इन्वेस्ट करके हमने वेपन प्रोग्राम, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमारा प्लूटोनियम बेस्ड है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसे इसमें डालेंगे, इसमें अगली स्टेज में यूरेनियम 233 को। यूरेनियम 233 मैंने बताया होता है, क्या होता है, फिसाइल मटेरियल होता है, डायरेक्ट रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड स्टेज में आ गए तो यूरेनियम 233 फ्यूज़न रिएक्शन में जाएगा और इसमें साथ में डालेंगे हम थोरियम 232, जो बनाएगा यूरेनियम 230। एक न्यूट्रॉन लगेगा, यूरेनियम 232 से 233 हो जाएगा। ये फिर से वापस से इसमें रीप्रोसेसिंग करके इसमें डाल देंगे रिएक्शन में। तो ये क्लोज साइकिल हो गई पूरी, ऐसे 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 पूरी साइकिल क्लोज है। हर एक का प्रोडक्ट को हम वापस से इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेंट फ्यूल 1, स्पेंट फ्यूल 2 और ये भी स्पेंट फ्यूल 3 है जो वापस से डालना है, ठीक है। तो अब ये सस्टेनेबल हो जाएगी यूरेनियम, इसे बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। क्यों, जितना यूरेनियम 233 डाल रहे हैं उससे ज़्यादा यूरेनियम 233 प्रोड्यूस हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है तो हम उतना ज़्यादा डालेंगे। थोरियम तो हमारे पास में अबंडेंट में, मिट्टी डालते रहनी है बस हमें, तो हमारा इस्तेमाल होता रहेगा। इससे प्रोड्यूस होगा न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, एनर्जी की बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी और सस्टेनेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज साइकिल प्रोसेस होता है। स्टेज मैंने बताया ना, पहली स्टेज में यूज करेंगे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम यूरेनियम का इस्तेमाल इनरिचमेंट करके नहीं डालना चाह रहे हैं, मिट्टी उठा के डालेंगे सीधे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, दूसरी स्टेज में फास्ट ब्रीडर, जितना प्लूटोनियम बनना है उससे ज़्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तीसरा है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जिसे हम ब्रीडर रिएक्टर भी बोल रहे हैं। क्यों, कि जितना हम यूरेनियम 233 डाल रहे हैं उससे ज़्यादा यूरेनियम 233 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये देखो इसका है NPCIL, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखती है, ठीक है। सेम NPCIL, इसका काम क्या होता है, प्रेशर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रिसर्च वगैरह के इस्तेमाल में होता है, तो इसे भवानी देखती है। एडवांस, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है। अगर ये हमने डेवलप कर लिया तो इसके लिए हमें काफ़ी सारी रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, और रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्यों नहीं मिल रही है, हमें आगे देखेंगे। और हमें कई सारे एडवांस इक्विपमेंट चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे हैं वो भी हम देखेंगे।
अब हमारे पास में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं कहाँ कहाँ पे। तारापुर में हमारे पास में 4 हैं, 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं, 2 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं। ठीक है, ये मद्रास में है, नरौरा में है, ककरापारा में हमारे पास में, काईगा में है हमारे पास, रावतवाड़ा में हमारे पास में, कूडानकलम में है, कलपक्कम में है हमारे पास में। जो कूडानकलम में 2 रिएक्टर हैं वो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हैं, बाकी सारे हमारे पास मेजॉरिटी सब प्रेशराइज हैवी वाटर, सीधे मिट्टी उठा के डाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है। कलपक्कम में वो प्रेशर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है एक ही, ये भी रिसर्च उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, और एक हमारे पास तारापुर में 2 हैं, वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं। ठीक है, क्या फ़र्क होता है सब में? मैंने क्या डिवाइसेस सेम है, काम सबका सेम है, किसी में कूलेंट कोई है, किसी में प्रेशराइज है। देखो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में दोनों कूलेंट और मॉडरेटर दोनों D2O इस्तेमाल होते हैं, हैवी वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में इसमें H2O, मॉडरेटर में उसमें ये D2O H2O प्लस इसमें क्या इस्तेमाल होता है? बॉइलिंग वाटर। ठीक है, कूलेंट के तौर पे। फिर इसके पास में हमारे पास में ये क्या नाम है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में कुछ नहीं, इसमें तो H2O इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर में इसमें क्या था? प्रेशराइज्ड H2O, प्रेशर कूलेंट में प्रेशराइज H2O। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर होता नहीं, कूलेंट इस्तेमाल होता है लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम। ठीक है, बस यही है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की। न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम शुरू हुआ मई 1974 में, जब हमने 3 न्यूक्लियर टेस्ट करे प्लूटोनियम बेस्ड पे। इसका नाम था, प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 3 टेस्ट करे थे, एक 1 किलोटन का था और 2 सब किलोटन के थे। 1 किलोटन का मतलब होता है 1 किलोटन TNT विस्फोट के बाद में जितनी एनर्जी जनरेट होगी, अगर उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिल रही है किसी भी विस्फोट में तो वो 1 किलोटन की कैटेगरी में आएगी, और उससे कम मिल रही है तो वो सब किलोटन में आएगी। तो 2 सब किलोटन के थे, 1 किलोटन था। TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटाउलिन एक्सप्लोजिव होता है एक। ठीक है, फिर 1975 में जैसे हमने 4 में वो एक्सप्लोजन करा नाइट्रोजन, 75 में पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, जितने भी जिन पे पावरफुल नेशन जिन पे पहले से न्यूक्लियर थे, उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया, जिसे लंदन कार्टेल भी बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्ट था कि सबसे NPT को लगाना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एनफोर्स करना है, जिससे कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इधर से उधर प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। दूसरा, एक एक्सपोर्ट रिजीम बनाना है, कंट्रोल करेंगे कि कौन किस कंट्री को दे सकता है, कौन किस कंट्री को नहीं दे सकता है। ठीक है, ताकि कोई वेपन के उसमें ना इस्तेमाल करने के। फिर वही है कि नॉन प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर वेपन्स, वेपन बनाने में कोई और इस्तेमाल ना करने लगे। बेनिफिट क्या होंगे मेंबर, अगर इसका कोई मेंबर होगा तो वो होगा कि एक्सेस होगा उसके पास में एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। दूसरा, सप्लाई फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगी। तीसरा क्या है, अदर मेंबर्स के साथ में उसे शेयर कर सकते हैं वो लोग हैं। इंडिया क्यों मेंबर नहीं है? इंडिया मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने NPT साइन करने से मना कर दिया। NPT साइन मना करने से क्यों करा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मना कर दिया था कि NPT साइन नहीं करनी, इसलिए हम मेंबर नहीं है। दूसरा, चाइना अपोज करता है, चाइना ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर है और वो मना कर रहा है कि इसे ज्वाइन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एशिया रीजन में हम बन जाएंगे दूसरे पावर, तो हमारे पास में न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम, हमारा न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा, जिससे हम एक इमर्जिंग पावर निकल के आएंगे और है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए हम रोड़ा बनेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इंडिया के लिए? सबसे पहले तो इंडिया को बैन कर दिया गया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसीव करने से और न्यूक्लियर फ्यूल रिसीव करने से किसी भी कंट्री से, जिससे हमारा सीवियरली अफेक्ट हुआ न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम। ठीक है, और हम खाली डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे डिपेंड हो गए, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सिविल प्रोग्राम था वो स्लो डाउन हो गया।
1983 में हमने अपना इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल सिस्टम बनाया, क्योंकि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बन गए थे और अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए हमने गाइडेंस सिस्टम बनाया, जिसके तहत हमने मिसाइल्स बनाए पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। ठीक है, ये जैसे पृथ्वी सरफेस टू सरफेस था, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर था, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर था, नागा एंटी टैंक था। ठीक है, इसके बाद में इन सब को तो इंडक्ट कर लिया। इंडक्ट का मतलब है कि सारे टेस्ट पास करने के बाद में, सारी तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद में मिलिट्री ने यानी आर्म फोर्सेस ने उसे इंडक्ट कर लिया है। खाली त्रिशूल को नहीं करा। त्रिशूल क्या हुआ है, वो डेमोस्ट्रेशन में फेल हो गया था, टेस्ट पास नहीं कर पाया था, इसलिए उसे लिया नहीं। फिर 1998 में हमने ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा। 5 टेस्ट करे हमने इसमें। एक फ्यूज़न था, 4 फिशन थे। फ्यूज़न का था थर्मो न्यूक्लियर वेपन था, थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, जिसमें फ्यूज़न बम का इस्तेमाल करा, हाइड्रोजन बम टेस्ट करा। और 4 थे हमारे पास में फिशन डिवाइसेस, जिसमें ना प्लूटोनियम बेस्ड, मैंने बात करा ना, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लूटोनियम बेस्ड है, वेपन प्रोग्राम यूरेनियम बेस्ड नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डिजास्टर्स है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमने इस टेस्ट के कॉन्सिक्वेंस वही पूरे वर्ल्ड ने कंडेम करा, हम पे प्रेशर बनाना, सैंक्शन लगाने शुरू करें। इससे बचने के लिए हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आए। हमने बोला कि हम कहते हैं मिनिमम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ वेपन रखेंगे, इतने रखेंगे कि हम अपने डिटरेंस भी शो कर पाए और ज़्यादा वेपन्स भी ना मिले। मतलब सामने वाले कंट्री ने हमें 10 बम की ज़रूरत है, 10 बम से उसकी पूरी कंट्री ख़त्म कर देंगे, तो हम 10 बम बनाएंगे, 11 बम नहीं बनाएंगे। उसको खाली ज़्यादा से ज़्यादा पाइलअप करते रहे, उसका कोई नहीं, मिनिमम रखेंगे, बस इतने रखेंगे कि अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिटरेंस के लिए। दूसरा, नो फर्स्ट यूज़, पहले इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। दूसरा, मैसिव रिटेलिएशन, लेकिन अगर किसी ने इस्तेमाल कर दिया हम पे तो फिर लेकिन मैसिव रिटेलिएशन होगा, उसको निस्तनाबूद कर देंगे। सिविल पॉलिटिकल कंट्रोल होगा कि उस पे पास में कि हम प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना है। और प्राइम मिनिस्टर कौन चुनता है, तो पब्लिक, यानी कि हमारे पब्लिक डिसाइड कर रही है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। ट्रायड कैपेबिलिटी का मतलब है कि तीनों तरीके की फोर्स, एयर फोर्स, मिलिट्री एंड ये नेवल फोर्सेस, तीनों हमारे न्यूक्लियर कैपेबल होंगी, तीनों तरफ से हम हमला कर सकते हैं न्यूक्लियर का। फिर क्या होता है, नॉट टू यूज़ अगेन न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर स्टेट, जैसे जो हमारे पास में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अगर इनसे कभी लड़ाई होती है तो हम कभी ऐसे स्टेट के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके पास में न्यूक्लियर बम्स नहीं है। दूसरा, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी या कमांड कंट्रोल, ये हमेशा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी या कमांड कंट्रोल के अंदर रहेंगे। कोई भी रैंडम पॉलिटिशियन आके उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिर्फ उसके ऑर्डर पे, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। या फिर कोई भी मिलिट्री वाला सिंगल हैंडली इसको इस्तेमाल नहीं करता, बात बड़ी मीटिंग बैठेगी, ठीक है। सपोर्ट फॉर ग्लोबल डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं कि लोग अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को घटाएंगे तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन को घटाएंगे और हमें घटाने चाहिए, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमने रखे इसलिए हुए हैं अपने पास में ताकि न्यूक्लियर डिटरेंस दिखा सके। धन्यवाद। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न पावर प्रोग्राम, पहले हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं और क्यों फ्यूज़न अच्छी है हमारे लिए। इंस्टीट्यूशन में हम कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न पावर। फ्यूज़न मतलब वही 2 हाइड्रोजन आइसोटोप्स मिलके हीलियम बना रहे हैं जिससे हमें हाई एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस सेक्टर में काम कर रहा है, जिसके तहत SST-1 टोकामैक बनाया है हमने। टोकामैक क्या है, कोर है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू प्लाज्मा को गर्म करा जाता है और उसको स्टेबल रखा जाता है, ठीक है, तो वो से बोलते हैं टोकामैक। फिर एक है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर प्रोजेक्ट। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है कई सारी कंट्री का। इंडिया इसका 2006 में पार्ट बन गया था फ्यूज़न रिएक्टर प्रोग्राम का।
गोल क्या है, तो दो तरीके गोल हैं, एक शॉर्ट स्टेप है, लॉन्ग स्टेप्स है हमारे पास में। शॉर्ट स्टेप में हमारे पहले हम फ्यूज़न प्लस फिशन को मिला के काम करेंगे, जिसमें ना क्या हाइब्रिड प्लान पे काम करेंगे, जैसे SST भारत, जिसमें और हमारा टारगेट रहेगा 130 मेगावाट हाइब्रिड एनर्जी प्रोड्यूस करे इसके तहत हम। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा कि हमारा 2060 तक हम फुली फंक्शन फ्यूज़न रिएक्टर बना लें, जिससे हम 250 मेगावाट और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो और क्योंकि अच्छी और टारगेट रहेगा कि ज़्यादा एनर्जी इनपुट करें रादर देन ज़्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट, वही इनपुट आउटपुट टू इनपुट रेशियो ज़्यादा। मैंने कहता है ना, हीट एनर्जी देते भी हैं और हीट एनर्जी मिलती भी है। अगर जितनी हीट एनर्जी देने में खर्चा हो रहा है, कम रही है, तो प्रोजेक्ट फेल है। ये ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आउटपुट टू इनपुट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हमें क्यों चाहिए फिजन। सबसे पहले चीप है और है ना क्लीन एनर्जी है भैया। दूसरा है अनलिमिटेड फ्यूल है हमारे पास में, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ही तो चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, कहते हैं, और ज़्यादा फिशन से ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है। सब चीज़ बढ़िया है, क्लीन एनर्जी है, अनलिमिटेड फ्यूल है, न्यूक्लियर वेस्ट है नहीं, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, चीप और है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। अब देखते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी, 1970 में आई थी। सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होता क्या है कि स्प्रेड ऑफ एनीथिंग रिलेटेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वेपन हो सकते हैं, फिसाइल मटेरियल हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेट करना। ठीक है, ये दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या दूसरी कंट्री से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बढ़ते चले जाएंगे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर। वर्टिकल में क्या है कि एक कंट्री ही अपने नया वेपन बनाया, और तगड़ा वेपन बनाया, और तगड़ा वेपन बनाया, और तगड़ा वेपन बनाया, यहाँ पे पाइल अप करते चले गए, इसे बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी, तो इसे क्या करना था, ट्रीटी को स्टॉप करना था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, सबसे पहले तो स्प्रेड को बंद करना है, कि न्यू न्यूक्लियर हॉरिजॉन्टल वाले के लिए न्यूक्लियर स्टेट ना बने, एक न्यूक्लियर स्टेट दूसरे को ना दे। दूसरा, पीसफुल प्रमोशन करना है इसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को फैसिलिटेट करना है, कि सब लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ो, ये सब रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि सबको पता है जापान के साथ में क्या हुआ। उनने क्लासीफाई करना था कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन से और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन से। सबसे पहले तो सारे अदर है, सिर्फ US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, ये टॉप 5, ये P5 परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर्स हैं, यही 5 जो थे, इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स से यही हर जगह के डॉन बने फिर रहे हैं, इन्होंने बाकी सबके लिए क्लासीफाई कर दिया। इंडिया ने क्यों साइन नहीं करा, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेटरी था, तुमने सबसे पहले ही क्लासीफाई कर दिया कि कौन न्यूक्लियर हो सकता है और कौन नॉन न्यूक्लियर स्टेट होगा, और अब तुम प्रोलिफरेशन बैन लगा के इसको ट्रेड वो भी नहीं बनने दे रहे हो कि कोई हो सकता है, तो डिस्क्रिमिनेटरी था। दूसरा था कि क्या नाम है, स्टॉप कर दिए, कहते हैं ये इंडिया को स्टॉप कर रहा था न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इधर पाकिस्तान है और इधर से चाइना है, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होते तो इंडिया को भी बनना ज़रूरी था। क्या कहते हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट में क्या कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि कौन रख सकता, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं, लेकिन नए स्टेट्स नहीं बनाएंगे। ये कैसा है, तो ये तो वॉयलेट कर रहा है ना डिसआर्मामेंट को, कि नए वाले रख सकते हैं, पुराने वाले हैं वो रख सकते हैं, नए जो आएंगे वो नहीं बनाएंगे, तो उनके पास में कोई वेपन टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना, आपस में खुद 4 जने खड़े होकर रूल बना रहे हैं बाकी सब के लिए, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं करा था। क्यों, डिस्क्रिमिनेटरी है, इंडिया को रोक रहे हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से, दूसरा वॉयलेट कर रहे हैं डिसआर्मामेंट पॉलिसी को। ठीक है, फिर अगला देते हैं CTBT। CTBT है कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। न्यूक्लियर इसमें क्या था, बोला था कि टेस्ट हर तरीके से बैन, न्यूक्लियर टेस्ट बैन होंगे, मिलिट्री और सिविल वाले। कहाँ पे, अंडरग्राउंड भी बैन है, अंडर वाटर भी बैन है, कहते हैं एयर में भी बैन है, स्पेस में भी बैन है, हर जगह से बैन है। बस कहाँ पे, कंप्यूटर सिमुलेशन करके तुम टेस्ट कर सकते हो।
कह रहा अच्छा जी ज़रूर। उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ले सितंबर 1996 में इस प्रस्ताव को लेके आई थी और इसका CTBT का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, क्यों ये फोर्स में भी सबसे पहले तो ये बाइंडिंग नहीं थी कि हर एक के ऊपर बाइंडिंग हो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता। दूसरा, जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो खुद हैं उन्होंने ही साइन नहीं करा इसको। क्यों इंडिया ने साइन क्यों नहीं करा? सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी एंड डिटरेंस की टेस्ट के लिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, समझे, किसी सिक्योरिटी और डिटरेंस शो करने के लिए। दूसरा, मोनोपोली, भैया नॉन कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं उनकी मोनोपोली है और डिनाई कर रहे हैं लेट कमर्स को कि टेस्ट नहीं करोगे। एकदम क्यों नहीं टेस्ट करेंगे भैया? टेस्ट करेंगे हम तो। फिर कहता है कि नो गारंटी ऑफ डिसआर्मामेंट होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के। और नॉट लेटिंग नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और नए न्यूक्लियर स्टेट्स को तुम बनाने नहीं दे रहे हो। सबसे पहले कोई गारंटी नहीं है कि डिसआर्मामेंट होगा, कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिसआर्मामेंट करेंगे अपना, और तुम नए वालों को बनाने नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा इंडिया के लिए, इसलिए बोला कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। दूसरा, अनसर्टेन ग्लोबल कंडीशन अनसर्टेन है, कोई आए दिन किसी से लड़ाई करते रहे, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से सेल्फ मोनोटोरियम बैन लगाए हुए हैं कि हम अपनी तरफ से कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी कंडीशन बन गई तो हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। अभी हमने सेल्फ मोनोटोरियम करके रखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम देखेंगे ये कहते हैं फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ये क्या थी? फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी हमने कहा था किसी भी तरीके का फिसाइल मटेरियल जो वेपन ग्रेड होगा उसको बैन करेंगे और उसका पॉलिफरेशन को रोकेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके कि प्रिवेंशन ऑफ फर्दर न्यूक्लियर आर्म रेस, जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही है कि सब कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रही है, इसको रोको। इसके लिए हमें न्यूक्लियर पॉलिफरेशन रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पॉलिफरेशन रिस्क को कार्व करेंगे, और ये डिसआर्मामेंट होगा, ये पहला स्टेप होगा डिसआर्मामेंट की तरफ। ये क्यों फोर्स केम इनटू नॉट फोर्स इनटू कम, क्यों फोर्स में नहीं आ पाई, क्यों काम में नहीं आ पाई अभी तक? क्यों? सबसे पहले कि ये वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल कौन डिसाइड कर रहा है कौन सा होगा? 30% वाला भी हो सकता है, 40% वाला भी हो सकता है, 50% वाला भी हो सकता है, कि कहाँ पे जाके वो शुरुआत होगी, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ की। सारी कंट्री ऐसी बात पर है कि हमारे यहाँ तो 30% माना जाता है, हमारे यहाँ 40% माना जाता है। ठीक है, तो फिर और जो पहले से वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल बना के रखा है उसका क्या करेंगे, ये भी नहीं कुछ भी पता रखा है। तीसरा है कि चेक कौन कर रहा है? छुपा के बना रखा हमने, तो क्या करोगे बताओ? तो कौन वेरीफाई करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कंट्री में आके? फिर आता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बनाई गई 1957 में। क्या इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, और है ना इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। काम क्या था इसका है कि सबसे इंस्पेक्शन करना, मॉनिटर करना, वेरीफाई करना न्यूक्लियर साइट पे जाके हर एक कंट्री कि कोई कहीं पे पॉलिफरेशन तो नहीं कर रहा, इन हाई यूरेनियम इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा, या गाइडलाइंस जो बता रखी हैं उन्हें तो नहीं तोड़ रहा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ये करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेफ यूज़ ऑफ सेफ ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे सेफली काम करे उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं, गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर जो प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन एंड सपोर्ट, देखते हैं टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं किसके लिए? डेवलपिंग कंट्री, इसलिए इंडिया इसका मेंबर है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और कॉरपोरेशन की बात करते हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट क्या हुआ था? 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुआ था USA के साथ में। हमने नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी तो साइन करी हुई नहीं है, तो हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर हैं नहीं, तो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल मिल नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी USA ने अपने हाइड एक्ट के मुताबिक हमको एग्जम्पशन दिया और न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड कराने की बात करी कि हम दे देंगे। ठीक है, बोला हम तो ना ठीक है, लेकिन उसके लिए अब जैसे न्यूक्लियर कोई रिएक्टर आएगा, अब उसका इंश्योरेंस होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा, उससे कोई अगर धमाका हो गया या कुछ बात बिगड़ गई, उसके लिए इंश्योरेंस होगा। तो उसके लिए लायबिलिटी एक्ट लेके आया 2010 में।
न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट में क्या बोला था उसके पीछे, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। सबसे पहले जो विक्टिम की होगी इसकी कोई लाइबिलिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑपरेटर होंगे जैसे NPCIL, भवानी, ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी होगी। वो उस जगह जो ऑपरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को वो पैसा भरेंगे। एक्सक्लूसिव लाइबिलिटी फिर ऑपरेटर, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को सू करा जा सकता है डायरेक्टली, सप्लायर को नहीं। कह रहा है अच्छा ठीक है, अगर कोई धमाका होता है। लाइबिलिटी जो कैप है 1500 करोड़ मैक्सिमम पे कर सकता है। जो अगर किसी भी धमाके में कुछ हादसा होता है उसमें जो भी होगा 1500 करोड़ पे करेगा मैक्सिमम। कौन? जो ऑपरेटर होगा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खर्चा 1500 करोड़ से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट स्टेप अप करेगी और 1500 करोड़ अपने और लगाएगी। मैक्सिमम 1500 करोड़, यानी कि कुल 3000 करोड़ का पूल बन चुका है। ठीक है, फिर आता ही है सबसे खतरनाक क्लॉज, राइट टू रिकोर्स, सेक्शन 30। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई भी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर मंगाया, वो डिफेक्टिव निकल आया इक्विपमेंट उसका, और या फिर सप्लाई कंडीशन में ही खराबी हो गई, तो लायबिलिटी अब ऑपरेटर की नहीं सप्लायर की होगी। सप्लायर पे करेगा अगर कोई बात खराब हो जाती है तो। ये बहुत ही राइट टू रिकोर्स सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। डैमेज पीरियड, अगर पर्सनल इंजरी 30 साल तक कभी भी जाके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते। क्लेम अथॉरिटी क्या होगी? न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन अलग से बनाया गया है। कोई सिविल कोर्ट नहीं जाना आपको, यहाँ जाना है न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन पास में। अब क्या आता है यूनिक प्रोविजन, कहता है सेक्शन 17B, सप्लायर्स लाइबिलिटी, राइट टू रिकोर्स। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्यों लाना पड़ा? चेर्नोबिल और फुकुशिमा में ये फुकुशिमा जैसे इंसिडेंट हो गए, इसलिए उसने कहा सप्लायर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी लाइबिलिटी का अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज़ का? कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल फर्दर सबसे फॉरेन सप्लायर की लाइबिलिटी बनाती सेक्शन 17 है, राइट टू रिकोर्स। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में होने सबसे पहले रिस्क बढ़ा देता है ये, किसी भी उसका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है, और हेजिटेट इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं लाने में। दूसरा, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ लाइबल कैप टू लो, जो कि 1500 करोड़ रुपए हैं वो बहुत कम है सिर्फ उसके लिए कर रहा है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत जाते हैं, जो कंपनसेशन मिलने में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, और कंपनसेशन मिलने के बीच में डिले बहुत है क्योंकि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ वाला है क्या कि वही गवर्नमेंट जो 1500 करोड़ लगाएगी टैक्स पेयर, कुल मिला के 3000 करोड़ बनेगा। ये भी पूल बहुत छोटा है लाइबिलिटी के माध्यम से। कहते हैं लार्ज न्यूक्लियर क्लेम्स नीड बिगर पूल्स देन अवेलेबल। ठीक है, बड़े न्यूक्लियर क्लेम्स करने के लिए ये पूल बहुत छोटा है। IAEA कहता है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसके क्या है कि उसने जो इंटरनेशनल वो बना के रखे हुए इंडिया सप्लायर लाइबिलिटी डिफर्स फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्म्स। जो ग्लोबल नॉर्म्स बनाए हुए हैं सप्लायर लाइबिलिटी के, उससे अलग हैं ये, इसलिए इंटरनेशनल क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इनने क्या 2011 में लाइबिलिटी एक्ट लेके आए, क्या बनाया कि 1500 करोड़ रुपए वैल्यू उसकी रहेगी, 5 साल तक रहेगा। नो प्यूनिटिव डैमेज, हैवी डैमेज होना चाहिए तभी ये मिलेगा। ऑपरेटर मस्ट बी रिटन, ऑपरेटर जो होगा ये बस रिटन में लिखेगा राइट टू रिकोर्स को, मैंडेटरी है ये। ठीक है, रिस्क सप्लायर रिस्क, द रूल रिड्यूस सप्लायर रिस्क, बैलेंस इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड पब्लिक सेफ्टी। ओके, ये इसके लिए क्यों फिर अब दिक्कत ये हो गई कि सप्लायर आने से एजिटेट कर रहे थे राइट टू रिकोर्स के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है सप्लायर लायबल 1500 करोड़ सप्लायर अब लायबल होगा 1500 करोड़ तक के लिए, और कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू जो बना रखी होगी, और उसकी लायबिलिटी होगी 5 साल तक। डिलीवरी के 5 साल बाद तक अगर काम ठीक है, 6वें साल तक आया आते आते हुआ तो नहीं देना पड़ेगा सप्लायर को। नो प्यूनिटिव डैमेज, छोटे मोटे डैमेज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर जो हैवी कंपनसेशन होगा, खाली एक्चुअल लॉस हुआ होगा, हैवी डैमेज, उसको तभी देना पड़ेगा। तो ये सप्लायर की बात करिए, फिर लेके आएगी ताकि सप्लायर नाराज़ ना हो जाए, सप्लायर भी तो आने चाहिए। ऑपरेटर मस्ट, बस ये लिखा है कि ऑपरेटर को मस्ट लिखो, रिटन में होना चाहिए राइट टू रिकोर्स वाला इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये मैंडेटरी है। दिस रिड्यूस द सप्लायर रिस्क, बैलेंसिंग द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, इसे लेके इसलिए आए। फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी पूल 2015 में आया कि
ये इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने 1500 करोड़ का पूल करा, जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री 700 करोड़ और गवर्नमेंट एजेंसी 750 करोड़ देगी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज़ का कि कवर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ बोथ ऑपरेटर एंड सप्लायर, इनेबल रिएक्टर सप्लाई डील्स विद यूएस, फ्रांस, रशिया, ईटीसी, और फिर रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर सेक्टर। ठीक है, तो ये आता है सेक्शन पॉलिसी डायरेक्टली एड्रेसिंग इंडस्ट्रियल फियर फॉर 17B। धन्यवाद। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट की। इसको 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो हमने यूएसए के साथ में किया था। इसका क्या था, वो क्या है कि जो हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करा, उसके बाद हम पे सैंक्शन लग गए। उसके बाद में जो हमारा न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम था उसके स्लो डाउन हो गया, क्योंकि बाहर से ना टेक्नोलॉजी मिल रही, ना कोई फ्यूल मिल रहा, ना कोई रिएक्टर्स मिल रहे, ना कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यह अब से लेकर 2008 तक हमारा प्रोग्राम ऐसे स्लो चला। बाकी जो हम जितना अपना इंडिजीनियस कर सकते थे उतना इंडिजीनियस प्रोग्राम रन किए, और है ना जैसे तैसे काम करा हमने। कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं मिला, कोई एनर्जी, क्योंकि एनपीटी के मेंबर नहीं थे हमने, और एनपीटी साइन नहीं करा तो एनर्जी के मेंबर रहे नहीं, और इससे हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिली, और फ्यूल नहीं मिला, और कोई रिएक्टर्स नहीं मिले। इसको बाईपास करने के लिए 2008 में हमने यूएस के साथ में किया था। यूएस का क्या कहता है, सेक्शन 123 कहता है कि एनएसजी का मेंबर होना चाहिए, अगर न्यूक्लियर डील हो रही है उसके साथ कंट्री के, तो एनएसजी सामने होना चाहिए, और यूएस प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसको हाइड एक्ट पास करके यूएस ने अमेंड करा, और खाली प्रेसिडेंट की अनुमति के मान ली कि वो किसी के साथ कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है। तो इसको ये वाली कंडीशन हटा दी थी सिर्फ इंडिया के लिए ये करा। और हमने क्या करा, यूएस के साथ में और अलग एनर्जी ग्रुप के साथ में मिलके ये मीटिंग रखी, और है ना क्या क्या कंडीशन थी उनकी। सबसे पहले तो हम ये रखते हैं कि कंडीशन उन्होंने क्या क्या रखी। सबसे पहले उन्होंने कंडीशन रखी कि अपने सिविल और मिलिट्री जो भी वो हैं प्लांट हैं उनको अलग करो। तो उसके तहत हमने क्या करा, 14 सिविल को अलग करा, डिक्लेयर करा कि हमारे सिविल है, और 8 मिलिट्री है। 14 सिविल में हमारे पास में तारापुर है, कुडानकलम है, रावतबाटा है, नरौरा है, ककरापारा है। ये इसमें 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, 2 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और 6 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इधर। अब मिलिट्री वाले में हमारे पास में ये कईगा, मद्रास, तारापुर, इनमें हमारे पास में बचे हुए 2, वैसे तो हमारे पास में 2 हैं, 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी तरह इस एग्रीमेंट के तहत 12 रिएक्टर हमें रशिया देने वाला था। हमने डील करी सब हर एक से इंडिविजुअल जा के 6 रशिया, 6 फ्रांस। यूएसए और फ्रांस की तरफ से कुछ नहीं आया है, 2 ही रिएक्टर आए हैं अभी तक, वो आए हैं रशिया की तरफ से, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमें ये था, हमें मिलने क्या क्या वाला था। हमने ये कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी सेपरेशन प्लान की, हमने सिविल रिएक्टर्स और मिलिट्री रिएक्टर्स को अलग करा। हमने सिविल रिएक्टर्स और मिलिट्री रिएक्टर्स को अलग कर दिया। हमने 14 सिविल रिएक्टर, 8 मिलिट्री रिएक्टर्स को अलग कर दिया। दूसरा बोला परमानेंट सेफ गार्ड, यानी कि IAEA सेफ गार्ड के अंदर लेके आओ। जो सिविल वाले हैं उनको IAEA की उसमें लेके आओ, रेडार में लेके आओ, कि वो आके इंस्पेक्शन करेगी, वहाँ के सेफ गार्ड देखेगी, वहाँ के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, क्या आपने जो टेक्नोलॉजी दी है वो इस सिविल में इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं मिलिट्री में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्यूल जो दे रहे हैं वो इसी में इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ये सब चीज़ें देखेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर भी राज़ी हो गए। हमने सेफ गार्ड एग्रीमेंट, हमने IAEA के सेफ गार्ड एग्रीमेंट में भी राज़ी हो गए। सेपरेशन प्लान पे उन्होंने बोला कोई टेस्ट नहीं लगाओगे, नो न्यूक्लियर टेस्ट अगर होता है तो हमने इसका बोला ठीक है, हम बैन नहीं करेंगे, आपके कहने से हम पे कोई बैन नहीं है, हम सेल्फ मोरेटोरियम लेते हैं कि हम खुद से टेस्ट नहीं करेंगे, और लेकिन अगर हमें करना पड़ा टेस्ट तो हम क्या कहेंगे, US को हमारी बात को समझना पड़ेगा कि हमने क्यों करा, और अगर टर्मिनेट करना है किसी को भी ये एग्रीमेंट, वो 1 साल पहले बताएगा कि हम ये टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में स्ट्रेंथ करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कंट्रोल को, ताकि आप वो करोगे अलाइन विद द ग्लोबल नॉन पॉलिफरेशन स्टैंडर्ड, उसके बराबर हमने उसको रखना पड़ेगा, कहीं नॉन पॉलिफरेशन ना होने लगे इंडिया से। फिर 5वां है न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट पास करना पड़ेगा। जब अब नए रिएक्टर्स लोगे, अगर कोई खतरा हो गया, धमाका हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी होगी वो।
तो वो लाइबिलिटी एक्ट पास करो। कह रहा है ठीक है, लाइबिलिटी जैसे हमने देखा लाइबिलिटी एक्ट पास करा हमने 2010 में, ये 2008 में हुआ। 2010 में लाइबिलिटी एक्ट पास करा जिसमें सब कुछ बढ़िया था, बस राइट टू रिकोर्स था जो पसंद नहीं आ रहा था, जिसमें सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी। सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करने के बाद वो कम करके हमने क्या कर दी, 5 साल कर दी, 5 साल करके। और अभी न्यूज़ आई है रिसेंटली कि वो 5 साल वाली कंडीशन भी हटा दी है न्यू वाले बिल में। न्यू शांति है, शक्ति बिल है, शांति बिल में उसे हटा दी है, 100% FDI कर दिया है, ठीक है। और है ना, इसको हटा दिया है राइट टू रिकोर्स को, यानी कि अब सिर्फ ऑपरेटर की होगी, सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। हमें क्या फ़ायदा होने वाला था, ये तो कंडीशन नहीं, हमें फ़ायदा होने वाला था कि हमें सबसे पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्या सब ने सप्लायर न्यूक्लियर फ्यूल मिलने लगेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, रिएक्टर्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी में भी हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीफ्यूज मिलेगा। और ये हमें मिलेगा क्या नाम है वो, क्या ये अपने रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूज मिलेगा इनरिचमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ का। और ये सेंट्रीफ्यूज ये वाली रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी हमें अपना प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको, फ्यूल को। फिर है ना, सेफ गार्ड में हम ले ही आए थे, सेपरेशन प्लान हमने ले ही लिया था, बिल्ड स्टॉक पाइल्स बिल्ड करने के लिए, ताकि हमें बाद में फ्यूचर में फ्यूल की वो ना हो, हम स्टॉक पाइल करके रख सकते हैं, फ्यूचर में नीड होगी तो हम उससे इस्तेमाल कर लेंगे। रीप्रोसेसिंग राइट मिल गए थे हमें, रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मिल गई। बस ये क्या कि अंडर सेफ गार्ड ऑफ IAEA, ये भी अंडर द सेफ गार्ड ऑफ IAEA, जब IAEA को पूरा अंदर आने दिया जाएगा। नो वेपन प्रोग्राम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करा जाएगा आपकी। बोले ठीक है, हम तभी तो सिविल का अलग करेगा और मिलिट्री का अलग करेगा, सिविल की जानकारी रहेगी, मिलिट्री कोई जानकारी नहीं देंगे। बोले ठीक है। और NPT रिकॉग्नाइज विदाउट NPT, बिना NPT साइन करेंगे हमें ये, तो इससे रिकॉग्निशन हमें मिला, ठीक है। ये वाली पूरी कहानी थी इसकी। बेनिफिट वगैरह क्या था, फ्यूल एक्सेस रिस्टोरेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, एनर्जी वेवर, क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन, रिकॉग्निशन, ट्रीटेड एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर आउटसाइड द NPT। हमें अकेली ऐसी कंट्री बन गया जिसको एज ए इंडिया ट्रीटेड एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर आउटसाइड द न्यूक्लियर NPT, समझे। फिर बातें हैं क्रिटिसिज्म, हाई डेक जो है कंडीशन है वो टेस्ट बैन को अफेक्ट करेगा हमारी सोवरेनिटी को। टेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी सोवरेनिटी अफेक्ट होगी इससे। पर हमने ऐसा बोला नहीं है, हमने कहा है सेल्फ मोनिटोरियम ले रखा है, हमने बैन नहीं करे, हम पे कोई बैन नहीं है। IAEA का सेफ गार्ड, परमानेंट सप्लाई डिपेंडेंसी, US बिजनेस गेन, डिजास्टमेंट, बस इतनी सी कहानी थी 1 2 3 एग्रीमेंट की। ज़्यादा कहानी, हिस्ट्री जान ली हमने उसकी पूरी कहानी, हम पे क्या क्या कंडीशन रखी थी, हमने क्या क्या कर दिया है इसको लेके, कि हमें को क्या बेनिफिट है, बस ये हमें क्या क्या मिलने वाला था। बस सिविल सेपरेशन प्लान देख लिया, IAEA के एग्रीमेंट देख लिया, बस देखा, बस धन्यवाद। अब हम देखेंगे इंडो जापान डील के बारे में। इंडो जापान डील क्या कहती है, जो इसकी कहानी ज़्यादा सुनी है, जो फुकुशिमा हुआ हादसा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, वो हुआ 2011 में, और हम 2008 में अपनी इमेज बना चुके थे US के साथ में कि हम ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, भले ही हमने NPT तो। और जापान की क्या कंडीशन, वो NSG के बाहर किसी मेंबर से डील करता नहीं था, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल थे, जापान उनको मानता था। तो जापान ने फिर एक बार रिकन्सिडर करा कि इंडिया के साथ में करा जा सकता है, क्योंकि US ने डील कर लिया बिना उसके, जापान भी कर सकता। जापान को फ़ायदा होगा किस लिए, क्योंकि एक तो फुकुशिमा हो गया था 2011 में, और उसकी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक जो न्यूक्लियर कंपनीज़ हैं, जो भी बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाती है रिप्रोसेसिंग फ्यूल का, तो वो चल नहीं रही थी, डोमेस्टिक मार्केट नहीं अच्छा हो रहा था, उन्हें चाहिए थी पैसे की ज़रूरत उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, उनके डोमेस्टिक मार्केट को रिवाइव करने के लिए। इंडिया एक बढ़िया अपॉर्चुनिस्ट बना 2016 में। तो हुआ क्या कि PM मोदी जी और वहाँ के सिंह जवाबी मिल गए, उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे भैया आपके साथ में डील, आप हम पे मेन फ़ायदा उसके क्या, वहाँ से जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ पे क्या होता है, स्टील प्लेट्स लगी होती है, फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट स्टील की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्टर के उसको बनाने के लिए। चारों तरफ रिंग लगी होती है स्टील्स की, जो सिर्फ जापान, USA, चाइना, रशिया बना रहे हैं। और है ना, हम इनके साथ में डील करके जापान से हमने वो फाइनेस्ट ऑफ स्टील्स मंगाई,
जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था हमने डोमेस्टिक मार्केट को रिवाइव करना, हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइनेस्ट ऑफ स्टील्स को लेना। हमने न्यूक्लियर डील कर ली। सेम कंडीशन क्या थी, IAEA को अंडर सेफ गार्ड में डील होगी, कोई सिविल पीस प्रोग्राम के लिए यूज़ होगी, मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं यूज़ करोगे, और ये सब बातें। तो हमने कहा ठीक है, हम तो ये कर ही रहे हैं, आपकी भी बात मान लेंगे। बस इतनी सी बात थी। इसके लिए धन्यवाद। तो अब बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। ईरान न्यूक्लियर से ऐसी कोई डील नहीं है, लेकिन ईरान की कहानी बहुत ही ठीक है। कहानी शुरू होती है 1967 के आसपास में, जब वहाँ पे एक बहुत सेकुलर राजा, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे एक सेकुलर राजा जो वेस्ट से पढ़ के आया, वेस्ट तो USA के उसके साथ में बढ़िया रिलेशन थे। तो USA ने इसी तहत में उसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी ईरान को, एटम फॉर पीस नाम से प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इसके बाद में जब हुआ तो लेकिन 1979 में वहाँ कुछ रेडिकल इतना वो लिबरल था और वेस्टर्न एजुकेशन किए हुए थे, वहाँ के कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को ही पसंद नहीं था। तो वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ से उसको हटा के तख्ता पलट करके खुद के वो ले आए, ब्रॉड डेमोक्रेसी एंड रिमूव द किंग। ठीक है, फिर ईरान स्टॉप, और उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। फिर 1918 में ईरान ने फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करा, लेकिन IAEA को नहीं बताया कुछ भी। ठीक है, फिर क्या हुआ 2002-2003 में, क्योंकि जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया था USA से छुप के, तो IAEA हरकत में आई और सब जगह चेक करने लगे, और कोई तो नहीं है ऐसा कुछ करने वाला। तो 2002 में 2002 से 3 के बीच में ईरान पकड़ा गया कि उसने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है अपना। फिर ग्लोबल कमिटीज़ ने उसे कंडेम करा, स्टॉप करने को बोला, और IAEA को अंदर आने को बोला कि IAEA को अंदर आने दो, चेक करने दो। ईरान ने मना कर दिया। यहाँ पे ईरान गलत था, तो उस पर कई सारे सैंक्शंस लगे कि कोई ऑयल नहीं खरीदेगा उससे, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और कोई ऑयल की पेमेंट जो ले रखी है वो नहीं देगा इसको। तो इस बात में तो हम भी एग्री के। फिर यूनाइटेड नेशन में USA ने वो लेके आया इसमें वो IAEA में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आया 2005, 6, 7 हमने ईरान के खिलाफ वोट करा, जो भी बनता भी था। लेकिन 2010 में USA ने अपने मर्जी से एक लॉ पास करा, उसमें बोला कि यहाँ तो USA से डील होगी या ईरान से डील होगी। इंडिया ने ये चीज़ मानी नहीं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, इंडिया जिससे मर्जी चाहे, इंडिया सोवरेन है, जिससे मर्जी चाहे। तो हमने इसकी ऑयल की जो पेमेंट रुकी हुई थी वो इंडियन रुपीज़ में हमने कर दी थी। ठीक है, फिर 2015 में आया जैकपो, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्सचेंज ऑफ पोआ। ठीक है, इसके तहत में क्या होता है, सबसे पहले इसमें मेंबर थे P5 मेंबर्स थे, जिसमें वही परमानेंट 5 मतलब US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, और जर्मनी था मीडिएटर, और ईरान के बीच की न्यूक्लियर क्या था, ये डील थी जो इस चीज़ मैटर को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जर्मनी क्यों, क्योंकि जर्मनी की इन P5 कंट्री से भी अच्छी बनती है अब, और ये इनकी ईरान से भी अच्छी बनती है ट्रेड रिलेशन से। तो ये एकदम कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर बन के आया था। ठीक है, मीडिएटर बन के आया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को लिमिट लगे, तो वो लो इन्वेस्टमेंट यूरेनियम रखने की परमिशन दी खाली, वो भी लगभग 3% तक। रिड्यूस द स्टॉक पाइल्स, तो 300 kgs तक, बाकी जो एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल्स है कंट्री के बाहर भेजो। नो मीडियम हाई रेंज, बिल्कुल मीडियम हाई तो रखना ही नहीं है, लो रखना है, वो भी 3% के 300 kg के आसपास में। ठीक है, बाकी सेंट्रीफ्यूज को हटाओ, जो तुम इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो दना इन्वेस्टमेंट कम करो, और फैसिलिटीज़ को लिमिट करो, अलाउ करो IAEA को चेक करने के लिए। ये और है ना, ये सब क्या था कि ये नियरली लगभग 10 साल के लिए, 10 साल तक तुम ऐसा करोगे, 3 साल तक स्टॉक नहीं कर सकते, उसके बाद में तुम धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, लेकिन 10 साल तक तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे ना। ठीक है, उनने सारी ये शर्तें मान ली उनकी। उनने क्या करा फिर कि ईरान को क्या मिलना था, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन ने जो सैंक्शन लगा रहे थे, USA ने और यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगा रखे थे वो हट गए, और ट्रेड फिर से शुरू हो गया, ऑयल परचेज शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू हो गया, और न्यूक्लियर फ्यूल मिलना शुरू हो गया सिविल रिएक्टर्स के लिए NSG से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से। ठीक है,
फिर 2017 से 18 तक तो बोला 16, 17, 18 तो बड़ा मस्त हंकी डोरी काम चला। ये हर साल आके रिपोर्ट सबमिट करके जा रही थी, बोला ठीक है। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या रात को सपना आया, उन्होंने यूएसए ने विड्रॉ कर लिया जैकपो से और ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, ये कहते हुए कि अभी भी वो न्यूक्लियर पावर वो बना रहे हैं। वो कह रहा है कि भैया आइए आगे चेक कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। नो कहता है फ्रॉम 2019 ईरान ऑल्सो वायलेटेड। फिर उनने भी जब उन्हें आरोप लग ही रहे हैं तो बना ही ले रहे हैं, तो वाला हिसाब हो गया कि 2019 से उनने भी वायलेट करना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट में जो क्लॉज लेके थे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया अपना इंडस्ट्रियल यूरेनियम, और थोड़ा थोड़ा सा वेपन ग्रेड में थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज की लिमिट बढ़ा दी, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते चले। 2021-22 में बाइडन फिर से आया और जैकपो को रिवाइव करने की कोशिश करी कि फिर से ये एग्रीमेंट काम करे और मान जाए, लेकिन इस बार फेल हो गया बाइडन की सरकार। इन 2025 यूएसए अटैक ऑन ईरान, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया और यूएनएससी से इम्पोज सैंक्शन लगवा दिए उस पर। इससे वो भड़क गया। 2025 में उसका 10 साल का क्लॉज भी कंप्लीट हो गया, सनसेट क्लॉज है। तो अब वो उनने स्टेटमेंट दिया, इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड इटसेल्फ बाउंडेड बाय द जेटको। अब वो फ्री, अब वो कैसे भी काम कर सकता है। 10 साल का वो सनसेट क्लॉज वाला टाइम पीरियड पूरा कर दिया जेट। ठीक है, ये थी ईरान की। धन्यवाद। अब बात करते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियर सेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर है, सबसे ऊपर है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, जो है प्राइम मिनिस्टर बॉडी। उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी को वो सेक्टर है जिसका एक्स ऑफियो चेयरमैन कौन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसका सेक्रेटरी भी यही होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसका जो सेक्रेटरी होगा वही इसका भी सेक्रेटरी होगा। और इसके अंडर एक एक्ट आता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जिसके तहत एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 1983, जिसका काम होता है सॉफ्ट रेगुलेटर होता है, जो चेक करता है बिफोर और आफ्टर बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा उसके पहले और उसके बाद में चेक करेगा कि कैसा काम चल रहा है। ठीक है, इनके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर क्या आता है, रेगुलेटरी बोर्ड। रेगुलेटरी बोर्ड, इसका चेयरमैन कौन, जो इसका ही चेयरमैन, और इसका भी चेयरमैन कौन, ऑपरेटर्स का, जो काम करेंगी वहाँ पे। अब जरा ध्यान को, ऑपरेटर जो काम करेंगे और ये तो एक दूसरे के दुश्मन है कि काम करने का चेक ही तो करने आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक करना है एक दूसरे, लेकिन दोनों का हेड जो है वो सेम ही आदमी है, सेक्रेटरी ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना। डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो चेयरमैन है वही चेयरमैन है इसका और इसका। अब देखो, चेक करने वाले भी तुम ही और वो चेक करने वाले भी तुम ही और काम चलाने वाले भी तुम ही, तो क्या एक तरफ ये विरोधाभासी नहीं हो गया। तो सबसे पहला ही इशू इसमें यही था कि जो कंट्रोलिंग बॉडी है और वो है जो चेकिंग अथॉरिटी है, दोनों सेम ही है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कुछ भी बोल दो जाके, यहाँ सही है, कभी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, आइए जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिससे इफ़िशियंसी रिड्यूस होती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीसरा ये पॉइंट है कि अगर जो इसके जो एक्सपर्ट पैनल है एटॉमिक एनर्जी बोर्ड के, जो वो इसके डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के रिटायर्ड वही हैं, मेंबर है। अब वो जो रिटायर्ड मेंबर है वो ऑपरेटर की तरफ बायस्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, चांसेस हैं कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी लेके आनी पड़ेगी। इसको हटा के जो बिल आया था न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी बिल 2011 में, अब एक बिल है रिप्लेस के बात करी तो इन्हें इसको रेगुलेटरी बोर्ड का हटा के NSA न्यूक्लियर सप्लायर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। न्यूक्लियर सेफ्टी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो डायरेक्टली सीधे PMO के अंडर आएगी, वो इन सब के अंडर होती हुई रहेगी। ये अलग बॉडी से कितने काम करेंगे, वो सेफ्टी रेगुलेटरी अलग काम करेगी और जो इन पे चेक करके PMO को बताया करेगी कि ये देखो ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो अंडर उसी के ऑपरेटर्स के अंडर काम कर रही है एक तरीके से रेगुलेटरी। तो ये हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इस चीज़ में ये समस्या है। सबसे पहली समस्या है सेम बॉडी कंट्रोल कर रही है, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है तो इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है, गवर्नमेंट के अंडर है।
तीसरी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो उसके एक्सपर्ट पैनल है वो ऑपरेटर की तरफ बायस्ड हो सकते हैं। सॉल्यूशन के तौर पे हमारे पास में न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी बिल है, जिसमें न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है, जिसके तहत में क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर के सीधे अंडर काम करेगी, ऑटोनॉमस होगी। सीधी सी बात है, जो चेक करके बताया करेगी। धन्यवाद। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये वाला है कि सबसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर से एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और सस्ते में, लो कॉस्ट, चीप एंड मोर एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। खाली हमें देना क्या था, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज़ नॉट, नो कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट, बट द cost of constructing the reactor is more. So technology is more expensive than the cost of producing the electricity. तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू द अदर। ड्रॉबैक क्या है हमारे पास में, बस क्या है हमारे पास में, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट और टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव। दूसरा हमारे पास में जो है फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है, रेडियो एक्टिव एसिड सड़ने नहीं देगा खाने को। दूसरा है कि फॉस्फोरस स्टेटस बता देगा सॉइल का, चेक करके रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस स्टेटस होता है, जो हेल्प करेगा बेटर एग्रीकल्चर में हमें। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मदद करते हैं डायग्नोसिस, थेरेपी एंड स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन मतलब शायद साफ सफाई से, मतलब डायग्नोसिस मतलब पता करना बीमारी को, थेरेपी मतलब उसका थेरेप्यूटिक करना, डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये सब काम है, और भी बहुत सारे काम है, मिलेगा तो मैं ऐड करते चला जाऊँगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये बढ़िया है।